हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं ACCA FA F3 कह लो आप। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 डाल चुका है। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बाकी सारे चैप्टर्स की भी। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट। 46 तक हम लोगों ने कर लिया था। प्लेलिस्ट आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? द डायरेक्टर्स ऑफ और गई हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि हम ना फटाफट से थोड़ी ट्रिक्स मतलब लगा के सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया MCQs पे, क्योंकि आपको पता है MCQ जल्दी जल्दी करने होते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट से ट्राई करेंगे और देखेंगे मेन कीवर्ड्स को नोटिस करके देखेंगे और एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाएंगे। जो होगा ठीक लगता है तो वो उसी को ठीक कर देंगे। तो द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर लायबल फॉर एनी लॉसेस ऑफ द कंपनी गलत है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टर्स को तो फिक्स सैलरी मिलती है। ठीक है, उनको तो मतलब अपना काम करने पे पैसे मिलेंगे और जो भी लॉसेस वगैरह होंगे वो ओनर को बियर करने पड़ेंगे। सोल ट्रेडर बिजनेस ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोप्राइटर। नहीं भाई, ये भी गलत बात है एकदम, क्योंकि जो आपको पता होगा जो सोल ट्रेडर होता है ना, वो ओन और ऑपरेटेड दोनों प्रोप्राइटर के द्वारा ही किया जाता है। शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं इसमें। कंपनीज में होते हैं कि शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, फिर डायरेक्टर आगे का काम संभालते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। पार्टनर्स आर लायबल फॉर लॉसेस इन अ पार्टनरशिप इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो यहाँ पर आपने पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ रखा होगा कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स आर लायबल फॉर लॉसेस, जो भी उनको लॉसेस होते हैं वो उनके प्रॉफिट शेयर रेशियोज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इसको आप लोग जो है वो एक एग्जाम्पल की तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे जो पार्टनर्स होते हैं, मान लो एक बाहर का क्रेडिटर है, उससे ना क्रेडिटर है आपकी कंपनी के लिए, उसको 10 लाख रुपए देने हैं। तो वो किसी भी पार्टनर को आपको उठाएगा। मान लो पार्टनर्स में आपके A है, B, C, ये 3 लोग पार्टनर है। ठीक है, तीनों में से उसको क्या पता यार, जो जिससे भी ले उसको तो आपकी पार्टनरशिप से पैसे लेने हैं। वो गया B से पैसे मांग लिए और अब B ऐसा लायबल बन जाएगा कि उसको 10 लाख के 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, बाद में जाके वो कह सकता है कि यार प्रॉफिट शेयर रेशियोज़ वगैरह में बांट लो तो सही रहेगा, लेकिन पहले जो है वो ये जो क्रिएटर है वो किसी से भी पैसे मांग सकता है। और तो और ये भी बात होती है कि आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा होगा कि अगर डीड भी नहीं बनाई गई तो भी आपको लॉसेस जो है वो 1:1 यानी कि सबको इक्वल में बांटने पड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए जो C वाली स्टेटमेंट है वो भी गलत होगी। और D जो बची है, कंपनी रन बाय डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है जो कंपनी है वो चलाते कौन है, डायरेक्टर्स, और जो ओन करते हैं वो ओन करते हैं, यानी कि जिसको शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड बी यूज टू इनकरेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू ऑपरेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंसेंटिव वगैरह दे सकते हैं जिससे वो कंपनी के बिहाफ पे काम अच्छे तरीके से करे। ठीक है, तो देखते हैं, दे विल बी अवॉर्डेड एट हाई सैलरी। ओके, हाई सैलरी दे सकते हैं, लेकिन आगे कुछ और बताओ। दे को रिसीव बोनसेस बेस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी परफॉर्मेंस। ओके, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि देखो अगर कंपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से हम उसको बोनसेस वगैरह देंगे तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि कंपनी के लिए वो भी अच्छा करेगा और उसको भी अच्छा लगेगा यार कि अच्छा करेगा, तो आगे जाके बोनसेस पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो भी सही लग रहा है। दे कुड बी इंटाइटल्ड टू लार्ज पेमेंट ऑन रेजिग्नेशन। हाँ, रेजिग्नेशन पे लार्ज पेमेंट हो गई, कुछ सेंस नहीं बनती यार इसकी। दे कुड बी आस्क्ड टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ओके, तो बाकी सारे ऑप्शन तो ऐसे थे यार, पूरा एलिमिनेशन मेथड ही लगा दो। बी ही जो है वो ऑप्शन सही बचता है। ए में आपको सिक्के कोई कोई हल्का हल्का लगेगा भी, लेकिन यार जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी ही होता है, क्योंकि हाई सैलरी दे दोगे एकदम से, आप किसी को भी उठा के हाई सैलरी थोड़ी दे सकते हो, बाकी लोगों को भी तो खर्चे उठाने होते हैं। ठीक है, 49 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज द IFRS एडवाइजरी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो IFRS एडवाइजरी काउंसिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू गिव एडवाइस टू द IASB और टू द ट्रस्टीज़। ओके, सो पहली वाली स्टेटमेंट मेरे को सही लग रही है। उसके बाद टू गिव एडवाइस टू द IASB ऑन एजेंडा डिसीजंस। ठीक है, तो यार दोनों जो है वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ये तो आप लोगों ने मतलब थ्योरी पोर्शन है, तो ये तो मतलब इसमें क्या ही एक्सप्लेनेशन है, ये जो है पूरा बुक में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, बोथ ए 1 एंड 2। इसके बाद आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इफेक्टिव ओनली इफ़ अडॉप्टेड बाय नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़। हाँ, तो जो भी आपको पता होगा, ये लिखा भी हुआ था कि जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल टाइप के भी हो जाते हैं। अगर आप अपनी नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ में उसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हो तो वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पूरा सेम सेम ही थोप दो। बाकी हाँ, अपनी कंपनी के अनुसार जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हो, ये ट्रू है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अकाउंटिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन? नहीं,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अभी भी हर चीज़ के लिए नहीं देते, तभी तो मैं आपको बताया ना फ्लेक्सिबल होते हैं, कि कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को लगा सकते हो। अब कोई भी आपके अकाउंट्स में हो सकता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाए जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बन रखा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड बन रखा हो, तो आप उसको उस दूसरे वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ अचीविंग पब्लिक ओवरसाइट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पब्लिक ओवरसाइट की सबसे ऑब्वियस मीन्स क्या हो सकती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? तो ऑप्शन ए है इसके अंदर, द कंपनी इस्टेब्लिशिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट। ओके, मतलब ओके ओके है कि अगर वेबसाइट बना देगी तो भी पब्लिक ओवरसाइट मिलेगा, ठीक है, मतलब अभी मैं इसको एकदम से रॉन्ग नहीं कहूँगा। बाकी आगे चलते हैं, पब्लिकेशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स। ओके, वेरी नाइस, ये जो है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ए वाले से, ठीक है, क्योंकि देखो आप एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट जो भी आपकी कंपनी में हो रहा है वो आप पूरा अपलोड करते जा रहे हो, ठीक है, वो पब्लिकेशन का मतलब हो गया कि सबको अवेलेबल है वो चीज़। तो आप अगर एक वेबसाइट बनाते हो उस पर सब कुछ करते हो, उससे बढ़िया अगर आप अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अकाउंट देते हो तो वो एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर इफेक्टिवनेस लानी है आपको पब्लिक ओवरसाइट के नज़रिए से, ठीक है। तो और प्रेस अनाउंसमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है, आप प्रेस अनाउंसमेंट कर देते हो, लेकिन यार बाकी बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के अंदर ही रहता था, यहाँ पे खाली सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात करी गई है, ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा। शेयर होल्डर एक्सेस टू द एजीएम, ठीक है, तो अगर आप शेयर होल्डर के एक्सेस को एजीएम में दिखाते हो तो यार इसमें शेयर होल्डर की इंगेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बाकी पब्लिक ओवरसाइट में क्या दिखाओगे? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से बी ही बन रहा है, ठीक है, तो इसका बी आंसर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं 52। और गाइस जो अब बीच में आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती है, आपको लगता है कि नहीं समझ में आता, आप कमेंट में भी जाके डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स? आईएफआरएस के स्टैंडर्ड के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर जो होने वाला है सी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? आईएफआरएस स्टैंडर्ड के लिए, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो आईएएसबी बनाती है, ठीक है। इसके बाद 53, हमें इसमें बताना है यार ट्रू और फॉल्स रिलेटिंग टू आईएएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इट इज़ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हाँ यार देखो, आईएएसबी जो है वो खुद का एक वो थोड़े कि एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, इसमें तो आईएफआरएस वगैरह अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग चीज़ है, ठीक है। इट असिस्ट इन डेवलपिंग आईएफआरएस बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट। येस, बिल्कुल सही बात है यार, अभी हमने पढ़ा है कि आईएएसबी जो है वो आईएफआरएस बनाने में हेल्प करता है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड अलग से थोड़े है, तो इसलिए ये फॉल्स है और ये ट्रू है। इट असिस्ट प्रिपेयर्स इन डेवलपिंग कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हेन नो स्टैंडर्ड अप्लाइज। ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया था यार कि अगर ये ऐसे फ्लेक्सिबल टाइप होते हैं कि अगर कोई सिचुएशन नहीं आ रही होती तो वो स्टैंडर्ड को भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बता दिए जैसे कि IS2, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री का जो स्टैंडर्ड होता है वो बताता है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV दोनों में से जो भी लोअर है उस पर रिकॉर्ड करो। अब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है यार कि इसी से रिलेटेड कि आपको कुछ करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा और वो थोड़ी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो आप IS2 अप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये भी ट्रू होगा। इट असिस्ट ऑल पार्टीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग IFRS स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये भी ट्रू है, कुछ गलत बात तो इसमें कहीं नहीं है, हर पार्टीज को अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेट IFRS स्टैंडर्ड करने में मदद करती है, तो ठीक है, ये होगा इसका आंसर। बाकी अब चलते हैं 54 पे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? तो इसका जो आपका आंसर होगा देखो, चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली, ठीक है, द फाइनेंस डायरेक्टर ओनली और द एक्सटर्नल ऑडिटर। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस को पढ़ के ये पता चल रहा होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयर है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनका भी जो हेड है खाली वो बनाने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा? नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात गलत। फाइनेंशियल डायरेक्टर ओनली? नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटर तो भाई बाहर से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए आता है, वो क्यों प्रिपेयर करेगा? तो ये भी नहीं। बी ऑप्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली, इसका आंसर सही है। 55, which of the following statement best explains directors' responsibilities in relation to conflicts of interest that may rise between the personal interests of a director एंड दॉस ऑफ द कंपनी? तो डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डायरेक्टर को सैलरी ज़्यादा चाहिए होती है, कंपनी को होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए,
तो कौन सा जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस चीज़ में। तो इट इज़ इलीगल फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू अराइज बिटवीन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर एंड दोस्त ऑफ द कंपनी। इलीगल क्यों है यार, मतलब किसी को भी ऐसा ख्याल आ सकता है, तो ये तो पूरे पूरा गलत है। डायरेक्टर मस्ट रिजाइन इमीडिएटली एज सून एज दे बिकम ना, ऐसा कभी रिज़ाइन वाला ऑप्शन है तो वो तो आप अभी हटा ही दो, क्योंकि डायरेक्टर से एकदम से रिज़ाइन थोड़े करेंगे यार अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। डायरेक्टर मस्ट डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड दोस्त ऑफ द कंपनी एज सून एज दे बिकम अवेयर ऑफ इट। ओके, ये अभी जो है वो ठीक लग रहा है, डी पढ़ते हैं। डायरेक्टर कैन चूज़ वेदर और नॉट टू डिस्क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड दोस्त ऑफ द कंपनी। नहीं, तो देखो डायरेक्टर जो है ना वो हमेशा अपने अगर उसको लगता है कि यार कंपनी जो है वो गलत कर रही है या फिर थोड़ा अलग कर रही है और डायरेक्टर कुछ अलग चाहता है, ठीक है, तो जो भी उसके बीच में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना वो उसको दिखा देना चाहिए। इससे ये होता है यार कि आप क्या कर सकते हो ना कि डायरेक्ट आप कंपनी को पता है कि डायरेक्टर इससे खुश नहीं है, तो कंपनी कुछ ऐसा करेगी जिससे डायरेक्टर भी खुश रहे और कंपनी भी खुश रहे, ठीक है, ताकि कंपनी को पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, सो आगे चलते हैं। इसके बाद 56 विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कंपनी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही, अब ये तो पूरा आपको बुक में पूरा मिल जाएगा ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन। हमने पढ़ा है यार सारे डायरेक्टर जो हैं वो कलेक्टिवली, सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे। ट्रू, डायरेक्टर्स आर ऑलवेज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस। हाँ, ये तो पहले ही गलत हो गया, उनको मैंने बताया था सैलरी वगैरह मिलती है, वो पर्सनली लॉसेस के लिए नहीं होते हैं जिम्मेदार, तो ये ट्रू नहीं है। और ऑल डायरेक्टर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू होल्ड अ प्रोफेशनल। हाँ, सबको ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल अकाउंटिंग कुछ करना, नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा देखते हो तो वो भी डायरेक्टर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, तो लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसे कहते हैं कि मतलब रिकमेंडेड है कि होनी चाहिए, लेकिन लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द कंपनी मेंटेन्स एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। यस, सारा आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाते हैं और बाकी सब चेक करते हैं कि यार सारी जो भी चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह बना रहे हैं वो एडिक्वेट हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। Who is responsible for ensuring that the annual financial statements are issued to shareholders and other stakeholders entitled to receive them? तो कौन है ऐसा जो कि इंश्योर करता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शेयर होल्डर्स को इशू की जा रही है और जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कंपनी के हैं और उनको रिसीव भी हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन इंश्योर करेगा ये देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं होता, आपको पता होगा। एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से, आप बाहर का बंदा है हमारी कंपनी के, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने आता है, तो वो क्यों इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल रही हैं सबको या नहीं। फाइनेंस डायरेक्टर ओनली, हाँ, चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। ये तो यही सेम वही ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर भी होगा डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली ये इंश्योर करेंगे यार सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुँचे। इसके बाद हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स अ डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सबसे पहले तो आप देखो सिस्टम दिख रहा है मेरे को, सी ऑप्शन, और यस इस मेरे को एकदम से मतलब कीवर्ड देखो, यहाँ पर एक सिस्टम कीवर्ड जाता है और बाकी हल्की सी बड़ी सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो यही है जो इसकी डेफिनेशन है, बाय बुक आपको पता होगी। जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं वो आपको मतलब याद होनी चाहिए या फिर एक बार ही पता होनी चाहिए कि क्या क्या डेफिनेशन होती है, पर कॉन्सेप्ट याद होता है आप उसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब नहीं है, और ये जो है वो सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट डेफिनेशन है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। बाय बाय।